राइट सर। सो सर मेरी स्क्रीन विजिबल और ऑडियो क्लियर है? यस। राइट सर। सो सबसे पहले मैं ब्रीफ एंड समरी दे देता हूँ कि हमने जो प्रपोजल दिया था उसमें क्या था, फिर देन वी विल मूव ऑन टू द सिमुलेशन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिमुलेशन। तो फॉर दिस प्रोजेक्ट जो हमने डिज़ाइन किया था वो ऑटोमेशन ऑफ हार्टबीट क्लासरूम्स एंड लैब्स लाइट्स एंड एसी कंट्रोल था, जिसमें हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट थे। एक था हमारे पास द ट्रांसमिशन फ्रॉम द transmitter to receiver, which included the analog part with modulation, demodulation, and signal processing using Arduino। और फिर जो सेकंड मेजर पार्ट था वो था हमारे पास डिजिटल मॉड्यूलेशन, जिसमें हमारे पास कंट्रोलर रूम से हमें जो सिग्नल असाइन करवाना था वो वापस क्लासरूम और लाइट्स तक। तो इसकी हमने जो डिवीजन की थी वो मैंने एनालॉग पार्ट पे ज़्यादातर काम किया था एंड ख्वाजा ने ज़्यादातर जो काम है वो डिजिटल पार्ट पे किया था। तो ये है कि मैं सबसे पहले एनालॉग पार्ट आपको समझा दूंगा, उसके बाद फिर मैं इसकी सिमुलेशन टूवर्ड्स एंड दिखा दूंगा, क्योंकि सिमुलेशन में ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ही दिखा सकता है, क्योंकि वो प्रोटियस थोड़ा लैग करता है। तो फिर टूवर्ड्स एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो थ्रू द सिमुलेशन तो मैं आपको रन करके दिखा दूंगा। एंड उसके बाद ये है कि ख्वाजा अपना पार्ट जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो मूविंग टू द सर, मेरा प्रोटियस विजिबल आपको? जी आ रहे हैं नजर। ठीक है सर। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेजर कंपोनेंट था वो था हमारे पास सेंसिंग एलिमेंट। सेंसिंग एलिमेंट में जो हमने फिर एक्सप्लोरेशन की थी, बिल्ट इन सेंसर जो हमारे पास प्रोटियस के होते हैं उनमें हमारे पास एक बहुत बड़ी मेजर कॉम्प्लिकेशन आ रही थी। मेजर कॉम्प्लिकेशन ये थी कि जो वो आउटपुट वैल्यू देते हैं वो डीसी वैल्यू होती है। डीसी वैल्यू रेप्लीकेट नहीं करती, जो कि हमारे पास रियल लाइफ सेंसर्स होते हैं उनकी मॉडलिंग जो होती है। क्योंकि रियल लाइफ सेंसर जो होते हैं उनमें ये हो रहा होता है कि लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं और वैल्यू जो है फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो जो बिल्ट इन सेंसर्स होते हैं जो कि हमारे पास यूजुअल लाइब्रेरीज में हमें मिल जाते हैं कि जो यूजर्स बना के डालते हैं, तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन थी कि डीसी वैल्यू हमारे पास आ रही थी और विद जीरो फ्रिक्वेंसी। तो हम लोग वो जो बिल्ट इन सेंसर्स हैं इसलिए हम लोग उनको यूज़ नहीं कर सकें, क्योंकि उनके साथ मॉड्यूलेशन पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वो डीसी वैल्यूज थी। फिर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन था इस रिगार्ड्स में फिर ये था कि हम लोग अपना रैंडम डेटा जनरेट करवाएं और उसके साथ मॉड्यूलेशन करें। अब उसमें ये एरर आ रहा था कि हमने जैसे एक्सेल से जो टेम्परेचर सेंसर है उसके लिए ये वाला डेटा जनरेट करवाया था, एंड इट इज़ रिलेटिवली बिग डेटा सेट। इसमें तकरीबन हमने 2500 सैम्पल्स को रैंडमली जनरेट करवाया था अराउंड द इंटरवल ऑफ 2.5 सेकंड टू रेप्लिकेट द फंक्शनैलिटी ऑफ द टेम्परेचर सेंसर। लेकिन फिर इसमें जो फर्दर हमारे पास एरर आ रहा था वो ये था कि क्योंकि हमारे पास सैंपल्स इनफ नहीं थे, तो जो हमारे पास आउटपुट पे हमें वेव फॉर्म मिल रही थी एनालॉग की, वो दैट लुक समथिंग लाइक दिस वन। तो इसमें हमारे पास ये था कि शार्प एजेस बहुत थी और जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो रिलेटिवली हम लोग यूजिंग रैंडम वैल्यू डेटरमाइन रेप्लिकेट नहीं कर सकते थे कि हम लोग जो रैंडमली डेटा जनरेट करवा रहे हैं उसकी हम लोग फ्रीक्वेंसी क्या रखें या फिर उसकी जो एम्पलीट्यूड उसको कैसे वेरी करें। तो ये जो सेकंड ऑप्शन था वो भी इतना वाइबल, जब हमने स्टडी किया था और इसको इम्प्लीमेंट किया था तो इतना फीसिबल नहीं था टू मॉड्यूलेट दैट सिग्नल। तो फिर जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा था वो रिलेटिवली वो ये था कि हमारे पास जो प्रोटियस के बिल्ट इन फंक्शन जनरेटर होते हैं उनसे ही हम लोग सेंसर्स को रेप्लिकेट करें, लेकिन जो उनकी फ्रीक्वेंसी है उनको हम लोग अराउंड 10 to 20 हर्ट्ज रखते हैं। और क्योंकि जो यूजुअल सेंसर्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी लो होती है। तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए फिर हमने यूजिंग सिग्नल जनरेटर यूज़ किया। सिग्नल जनरेटर हमने लो फ्रीक्वेंसी और लो एम्पलीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट रखें फॉर बोथ द टेम्परेचर सिग्नल एंड द लाइट सेंसर। तो फर्स्ट ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारे पास टेम्परेचर सिग्नल की रेप्लिकेशन है, और ये वाला जो पार्ट है उसमें हमारे पास रेप्लिकेशन हो रही है ऑफ द लाइट सेंसर। इसमें एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी इनपुट है और फ्रीक्वेंसी इनपुट फॉर द टेम्परेचर सिग्नल, फ्रीक्वेंसी कैरियर इनपुट फॉर कैरियर इनपुट फॉर द टेम्परेचर सिग्नल, कैरियर इनपुट फॉर द लाइट सिग्नल। और ये जो हमारे पास स्विच है बेसिकली ये हम लोग ने इसलिए लगाया था क्योंकि हमें स्टडी करना था कि हम लोग जो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहे हैं चाहे वो फिर साइनोसॉइड वेव भी हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास एसी और लाइट है वो कंट्रोल हो। तो हाई एंड लो है दोनों साइनोसॉइड विद सेम फ्रीक्वेंसी, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो एम्पलीट्यूड का है। और ये हमने उसको लाइट एंड एसी कंट्रोल करने के लिए इसको तो यूजिंग स्विच इम्प्लीमेंट किया था। तो उसके बाद हमारे पास है सही, उसके बाद हमारे पास है डायोड मॉड्यूलेटर। डायोड मॉड्यूलेशन में हमारे पास डिफरेंट सर्किट से तो वेराइटीज ऑफ सर्किट थे, तो जो हमें मल्टीपल हमने एक्सप्लोर भी किए। फॉर एग्जांपल जो हमने सबसे पहला यूज़ किया था वो हमारे पास ट्रांजिस्टर बेस्ड मॉड्यूलेटर जो हमने लैब में भी इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन उसमें जो मेजर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ रही थी वो ये थी कि हमारे पास जो उसके वोल्टेज डिवाइडर्स के पैरामीटर्स होते हैं, रेजिस्टेंस की एंड कैपेसिटेंस की वैल्यूज होती हैं, उनके लिए हमें डीप थ्योरेटिकल जो उसकी वो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है उसमें हमें टाइप करना पड़ता है, जो कि रिलेटिवली बहुत है हेक्टिक हो रहा था, क्योंकि उसकी जो थ्योरी है वो काफ़ी इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली वो
उसको एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं था। फिर हमने मल्टीपल स्कीम्स और देखी मॉड्यूलेशन को हम लोग और किस तरह करवा सकते हैं। फिर हमने डिफरेंट जो हमने जैसे क्लास में रिंग मॉड्यूलेटर भी कवर किए। रिंग मॉड्यूलेटर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिंग मॉड्यूलेटर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन द सेंस, क्योंकि हमारे पास जो रिंग मॉड्यूलेटर होता है वो कंप्लीट रेक्टिफिकेशन करता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों को रेक्टिफाई कर रहा होता है। लेकिन जो हमारे पास हमें पता है जो सेंसर से हमारे पास वैल्यूज आ रही होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो उसको फर्दर नैरो डाउन और सिंपलीफाई करने की हमने जो फाइनल मॉड्यूलेटर सर्किट यूज़ किया वो डायोड मॉड्यूलेटर था। इस सर्किट में बेसिकली होता ये है कि हमारे पास इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स है। द फर्स्ट वन इज द रेजिस्टिव मिक्सिंग नेटवर्क, जो कि हमारे पास लीनियरली जो इसके पास सिग्नल आ रहे होते हैं वो ऐड करता है यूजिंग केवीएल। एंड सेकंड स्टेप इज द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हो रही होती हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वाज द फीसिबल चॉइस फॉर दिस। एंड द लास्ट स्टेप इज द लास्ट combination of capacitor and inductor is basically an LC circuit which act as an oscillator. Oscillator की जो हमारे पास resonant frequency है वो हमारे पास सेम रखनी थी हमेशा, carrier frequency to allow the signal to be modulated, to allow the low frequency modulating signal to be modulated using the carrier frequency. फिर इसका जो आउटपुट आ रहा है वो मैं आपको सिमुलेशन रन करके टूवर्ड्स द एंड दिखा दूंगा एक साथ। लेकिन इसका जो हमारे पास आउटपुट आ रहा था मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, दैट लुक समथिंग लाइक ये हमारे पास वो है जो मैं आपको बता रहा था कि हमने जो सेंसर्स का जो साइनोसॉइड वेव और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी उनको जैसे मॉडल किया है। सो दीज आर द वंस। एंड जो हमारे पास मॉडुलेटेड आउटपुट आ रहा था यूजिंग दिस मॉडुलेशन सर्किट फॉर द टेम्परेचर सिग्नल एंड द लाइट सिग्नल, वो हमारे पास आ रहा था एज इन फिगर 5। इसमें हमने जो हमारे पास एम्पलीट्यूड था उसको हमने ऐसे सेलेक्ट किया था कि अंडर मॉड्यूलेशन ही हो, क्योंकि ऊपर मॉड्यूलेशन में यूजिंग डायोड मॉड्यूलेटर पूरा सिग्नल डिस्टॉर्टेड हो जाता है, तो और मॉड्यूलेशन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हमारे पास अंडर मॉड्यूलेशन हमें करनी पड़ी थी। तो दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दिस लार्ज गैप्स बिटवीन द मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म्स। तो ये है मॉड्यूलेटेड सिग्नल एक बार हमारे पास अचीव हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप था इसको ऐड करना, क्योंकि हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड वेव, एक हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल था टेम्परेचर का, दूसरा था हमारे पास लाइट सेंसर का, और फिर हमें उनको ऐड करना था। अब इसमें है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास जो FDM थी वो मल्टीपल तरीकों से हो सकती थी। इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिक्सर्स यूज हो सकते थे। फ्रीक्वेंसी मिक्सर हमने एक्सप्लोर किया था, लेकिन उसमें फिर फर्दर वही सेम कॉम्प्लिकेशन आ रही थी जो कि हमारे पास ट्रांजिस्टर बेस्ड मॉड्यूलेटर में थी। फ्रीक्वेंसी मिक्सर जो होते हैं उनमें भी अपने पैरामीटर्स होते हैं रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के, जिनको हमें थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना पड़ता है और जिनकी थ्योरी में हमें टाइप करना पड़ता है। तो इसलिए फिर हमने वो अवॉइड किया, और उसकी हमने एज एन अल्टरनेट जो हमने सेलेक्ट किया था वो है समर एम्पलीफायर। समर एम्पलीफायर में कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि इसमें गेन बैंडविड्थ की हिंड्रेंसेस होती है, मतलब कि हम लोग गेन कितना रखें उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली बैंडविड्थ। मैं फर्दर इसको गेन बैंडविड्थ को एक्सप्लोर करूँगा ऑन द रिसीवर एंड। लेकिन फॉर नाउ FDM समर एम्पलीफायर सिंपल यहाँ पे ये काम कर रहा है कि हमारे पास जो दो मॉडरेटेड सिग्नल आ रहे थे उनको सिंपली ऐड कर रहे हैं। और फॉर द फर्स्ट सिग्नल हमने एम्पलीफिकेशन गेन यूनिटी रखा है, क्योंकि उसके जो एम्पलीट्यूड था वो ऑलरेडी ज़्यादा हमने रखा था फ्रॉम द सिग्नल जनरेटर। लेकिन जो दूसरा वाला टेम्परेचर सिग्नल का आउटपुट था उसको हमें उसका एम्पलीफाई करना था, क्योंकि हमें फर्दर उसको जो सिग्नल प्रोसेसिंग करवानी थी तो उसके लिए हमें एम्पलीफिकेशन रिक्वायर्ड थी। तो ये फर्दर हमने जो रिसीवर एंड है वहाँ पे भी एम्पलीफाई किया हुआ है सिग्नल, लेकिन यहाँ पे हमने फर्दर यहाँ पे भी एम्पलीफाई करवाना पड़ा था, क्योंकि कैस्केडेड फॉर्म में अगर एम्पलीफिकेशन करवाते हैं तो फिर हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। सही है। तो फिर इसका जो आउटपुट आ रहा था वो भी मैं आपको सिमुलेशन में टुवर्ड्स एंड दिखा दूंगा, लेकिन जो उसका आउटपुट आ रहा था दैट लुक समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास दो जो मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है फ्रॉम द टेम्परेचर सिग्नल एंड द लाइट सेंसर सिग्नल, तो उनका जो हमारे पास FDM वर्जन था दैट लुक समथिंग लाइक दिस। इसमें हमारे पास जो दो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो बेसिकली ऐड हो गया। सही। तो इसकी जो हमारे पास समर एम्पलीफायर है वो बेसिकली उसकी सिंपल एक्सप्रेशन से हमने गेन की वर्किंग देख ली थी, जो V out इक्वल्स टू इन्वर्टेड ऑफ RF by RN एंड इनटू V1 एंड RF by RN2 इनटू V2 होती है। तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली फिर हमने फॉर द टेम्परेचर सेंसर जो है उसका गेन कैलकुलेट किया था, और बाकी का पहले वाले जो वो हमने यूनिटी रखा है। उसके बाद हमारे पास जो ट्रांसमिटिंग और रिसीवर को जो हमने रेप्लिकेट किया है और उसके फंक्शनलिटी को, उसमें हमें प्रोटियस में एक लाइब्रेरी मिल गई थी जिसका RF मॉड्यूलो ये लाइब्रेरी का नाम है।
और इससे हम लोग जो बेसिकली ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग का जो हमारे पास फिजिकल इंप्लीमेंटेशन होती है उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। अब इसमें जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान चैनल की जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते कि लाइब्रेरी के बिल्ट इन कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि हार्ड कोडेड होते हैं, तो उनमें हम लोग फर्दर डाइव नहीं कर सकते थे, वरना हम लोग उसकी चैनल को स्टडी कर लेते कि हमारा जो चैनल है वो जो हमारे पास सिग्नल मॉड्यूलेट एफटीएम का सिग्नल है उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो उसमें हम लोग डाइव नहीं कर सकते थे। तो हम तो बेसिकली जो ये लाइब्रेरी सिर्फ सरफेस लेवल पे यूज़ करने के लिए अवेलेबल है कि यूज़र सिर्फ डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करे, और उसका जो चैनल है उसको कुछ उसमें कुछ चेंजेस की हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये था एनालॉग है। एनालॉग में हम लोग डायरेक्टली सिग्नल को सेंड और रिसीव ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम डिजिटली करते हैं तो उसके लिए हमने स्टडी किया था कि इसमें इसके साथ आईसीज अवेलेबल होती हैं जिससे हम लोग फर्दर डिजिटल सिग्नल्स को भी ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास एनालॉग सिग्नल था, तो उसकी जो हमारे पास ट्रांसमिशन रिसीविंग होती है वो हमारे पास डायरेक्टली पॉसिबल थी, तो हमने आईसी अभी यूज़ नहीं की इसमें। सही। तो उसके बाद हमारे पास जो रिसीवर एंड पे हमारे पास सिग्नल मिल जाता उस बेसिकली ये वाला जो सिग्नल था रिसीवर एंड पे मिला था वो सिग्नल जो कि कंट्रोल रूम पे पहुंचेगा और वहाँ पे फर्दर प्रोसेस होगा इन ऑर्डर टू जनरेट द डिजिटल सिग्नल फॉर द लाइट एंड द फैन। तो उसमें फिर हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं दैट इंक्लूड, सबसे पहले हमारे पास एक्टिव बैंड पास फिल्टर है। एक्टिव बैंड पास फिल्टर है एंड देन वी हैव द नो एक्टिव बैंड पास फिल्टर है एंड देन वी हैव द एम्पलीफायर सर्किट है। एक्टिव बैंड पास फिल्टर में ये था कि हमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव आई एफडीएम वेव आ रही थी उसमें से हमें जो टेम्परेचर का सिग्नल है और जो लाइट सेंसर का सिग्नल है उनको फिल्टर आउट करना था। तो उसके लिए हमें बैंड पास डिफरेंट टाइप के हमें मिले थे, नैरो बैंड, वाइड बैंड एंड फर्दर ऑन। लेकिन जो हमारे पास जो मोस्ट सूटेबल जो हमें लग रहा था वो हमें लग रहा था ना ये एक्टिव बैंड पास फिल्टर, जिसमें एम्पलीफिकेशन की जो स्टेज होती है वो भी कैस्केडेड होती है। तो क्योंकि हमें फर्दर स्टेज में हमें सिग्नल को वैसे ही एम्पलीफाई करवाना पड़ता है, तो हमने जो डायरेक्टली एक्टिव बैंड पास फिल्टर यूज़ कर लिया जिसमें एम्पलीफायर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो फिर हमारे पास जो फर्दर हमें एम्पलीफाइड यूज़ करवाना पड़ता है उसकी हमारे पास नीड नहीं रही। तो इसमें फिर एक्टिव बैंड पास फिल्टर में हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट है जो कि हम लोग कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो यही वाला सर्किट है जो बेसिकली मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है विद डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वैल्यूज। या एक्टिव बैंड पास फिल्टर हमें 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाई पास फिल्टर होता है, फिर हमारे पास एम्पलीफायर होता है, फिर हमारे पास लो पास फिल्टर होता है। हाई पास फिल्टर जो है फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेम्परेचर का जो मेरे पास सिग्नल था मॉड्यूलेटेड सिग्नल उसकी मैंने कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ रखी थी, तो जो मेरे पास बैंड पास फिल्टर होगा वो भी उसकी जो बैंडविड्थ होगी वो भी अराउंड 1 किलोहर्ट्ज़ होनी चाहिए। तो हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर से मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट करता हूँ, हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अराउंड 1 किलोहर्ट्ज़। तो इसकी जो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं this resistance and this capacitance for the high pass filter and this resistance and this capacitance and this resistance for the low pass filter, वो बेसिकली हमने फिर थ्योरेटिकली कैलकुलेट की थी अकॉर्डिंग टू द कैरियर फ्रीक्वेंसी डेट वी सेट। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो टेम्परेचर सिग्नल है उसकी 1 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सेट की थी, तो जो लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ है of this combination obtained by 1 divided by 2 pi RC वो 950 हर्ट्ज रख ली, और जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो हमने 1050 रख लिया। तो ये हमारे पास स्मॉल बैंडविड्थ आ गई थी। स्मॉल बैंडविड्थ से फिर हमारे पास जो कैरियर फ्रीक्वेंसी था जिसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर द टेम्परेचर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ थी वो हमारे पास रिट्रीव हो गया वापस। और इसको हमने फर्दर एम्पलीफाई भी किया हुआ है यूजिंग द RF एंड RI कॉम्बिनेशन। इसका हमें गेन रिलेटिव बहुत हाई रखना था क्योंकि जो हमारे पास ट्रांसमिट होकर पावर आ रही थी उसकी पावर ट्रांसमिट होकर जो हमारे पास सिग्नल आ रहा था उसकी एम्पलीट्यूड बहुत लो था। अब ये हमें इस बात में हम स्टिल अनक्लियर है कि उसका एम्पलीट्यूड होता है क्योंकि हमारे पास ये जो ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग मॉड्यूल है इसकी हमने डॉक्यूमेंटेशन देखी थी, हमें ऐसा कुछ मिला नहीं था कि ये रियल लाइफ चैनल है उसको रेप्लिकेट करते हुए एम्पलीट्यूड को फर्दर डिक्रीज करते थे। लेकिन ऐसा हमारे पास ऑब्जर्व हो रहा था, तो हमें इसके फर्दर एम्पलीफाई करवाना पड़ा था सिग्नल टू ऑब्टेन टू फीड इट इनटू आर्डिनो, क्योंकि हमारे जो रिसीव सिग्नल होता है उसका जो मैग्नीट्यूड था वो इन मिली वोल्ट्स का जो सिग्नल होता है वो हम आर्डिनो में फीड नहीं करवा सकते। इट शुड बी बिटवीन 0 to 5 वोल्ट इन ऑर्डर फॉर द आर्डिनो टू मेक सेंस ऑफ इट। सही। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया। ये वाला हमारे पास एक्टिव बैंड पास फिल्टर था जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जिसमें हमारे पास हाई पास एम्पलीफायर एंड लो पास सर्किट था। और जो इसमें ही हमारे पास डीमॉड्यूलेटर में सेकंड पार्ट था अपार्ट फ्रॉम बैंड पास फिल्टर एक्टिव बैंड पास फिल्टर, वो था हमारे पास एनवेलप डिटेक्टर था।
एनवेलप डिटेक्टर यूजिंग दिस एनवेलप डिटेक्टर जो इम्प्लीमेंट किया था वो यूजिंग दिस सिंपल डायोड रेजिस्टर एंड कैपेसिटर इम्प्लीमेंट किया था, जो कि थ्योरी हम जो हमने थ्योरी में भी क्लास में कवर किया, और इसकी जो हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी वो भी हमने बेसिकली वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली रखी थी, क्योंकि हमारे पास एक बार बैंड पास हमारे पास बैंड आ गया, वो क्या हमारे पास जो रिक्वायर्ड है उसमें से फिर हम लोग जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो ऑब्टेन करने के लिए ये एनवेलप डिटेक्टर यूज़ करेंगे, और इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी वो वाली होगी जो हमारे पास सेंसर की जो फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर मैंने सेंसर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज रखी है तो फिर इसकी कॉम्बिनेशन से वो मैंने इसकी जो मैंने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए हैं वो ऐसे ही सेलेक्ट किए हैं कि हमारे पास जो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट है वो आगे फॉरवर्ड हो। और इसमें मुझे फिर ये हमारे पास फाइनल सिग्नल आ गया था, इसको फिर हमने आर्डिनो में फीड करवाया, आर्डिनो में फिर हमने फर्दर कैलकुलेशंस किए जो कि मैं अभी एक्सप्लोर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने आई थिंक ये वाला पार्ट मिस कर दिया था, दिस वन जो हमारे पास एफडीएम सिग्नल आया था उसमें मुझे ये दिखाना था कि उसका हमने फोरियर एनालिसिस किया था, तो उसमें हमारे पास दो पीक कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक हमारे पास 1 किलोहर्ट्ज पे, एक 5 किलोहर्ट्ज पे, जो कि हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की थी फॉर द टेम्परेचर सेंसर एंड फॉर द लाइट सेंसर। तो इसका ये फोरियर एनालिसिस ग्राफ था, एंड सिमिलरली जो हमारे पास आउटपुट पे जो वेव फॉर्म आ रही है उनका मैंने फिर से फोरियर एनालिसिस किया था, तो हमारे पास जो 1 किलोहर्ट्ज वाला सिग्नल था उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो मेजर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है आउटपुट पे जो रिसीव हो रहा है, these Fourier graphs are basically are obtained from here before the envelope detector, after the band pass filter but before the envelope detector. So उसमें हम लोग देख सकते हैं क्लियरली जो हमारे पास 1 किलो हर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो प्रेजेंट है, और इस बारे में हमारे पास 5 किलो हर्ट्ज वाला जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो वाला प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास एक फर्दर कॉम्प्लिकेशन ये आ रही थी कि जब हमने 5 किलो हर्ट्ज वाले इसमें तो ऑल्टो 5 किलो हर्ट्ज वाला जो कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया था, लेकिन जब हम 1 किलो हर्ट्ज वाले को फॉर एग्जांपल सिर्फ 5 किलो हर्ट्ज वाले को हम ऑब्टेन करना चाह रहे थे, तो उसमें 1 किलो हर्ट्ज वाला जो कंपोनेंट है वो भी आ रहा था फॉर सम रीजन, तो उसमें हमें फर्दर एक्सप्लोर करना था, वो एक प्रॉब्लम थी बेसिकली, तो जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट हियर। ये था, और इसके बाद फिर हमारे पास जो इनपुट इसका जो आउटपुट सिग्नल आ रहा था डीमॉडुलेटेड सिग्नल का, वो हमने फीड करवाया था आर्डिनो में हमने फीड करवाया था टू कंपेयर टू द थ्रेशोल्ड विच सेट बाय द कंट्रोलर, और हमने इसके जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट की हमने सिलेक्शन की है वो हमने थ्रू एलसीडी की है, एलसीडी एंड विजुअल टर्मिनल डिस्प्ले। तो इसका मैं थोड़ा कोड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हम लोग ने सिंपली ये किया कि पिन्स डिफाइन कर दी फॉर द एनालॉग इनपुट जो हमारे पास डीमॉडुलेटर से आउटपुट आ रहा था, वो उसके लिए हमने पिन्स डिफाइन कर दी, वो हमने आर्डिनो में फीड की, एंड सिमिलरली वन मोर थिंग कि पीआईआर सेंसर जो मैं बता रहा था कि मोशन डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है टू सी वेदर समवन इज इन क्लास और नॉट, और समवन इज इन लैब और नॉट, तो उसको हम लोग यूजिंग हमने जो उसका लाइब्रेरी हमें अवेलेबल थी उसमें कुछ एरर से, तो हमने उसको रेप्लिकेट करने के लिए सिंपल स्विच से डिस्प्ले कर दिया, पॉजिटिव विल शो दैट देयर इज समवन इन द क्लास एंड नेगेटिव विल शो दैट द क्लास इज और लैब इज एम्प्टी। तो पीआर सेंसर को हमने सिंपली ऐसे रेप्लिकेट किया था, एंड उसके बाद हमारे पास जो है आर्डिनो पे अभी हमने छोटा सा कोड लिखा था टू मेजर एंड कंपेयर द थ्रेशोल्ड वैल्यूज, तो उसमें हमारे पास जो एनालॉग पिन्स या एनालॉग इनपुट फ्रॉम द डिमोडुलेशन सर्किट उसमें हमने डिफाइन कर दी थी कि वो पिन्स कौन सी हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर हमने एलसीडी पे डिस्प्ले करवाने के लिए थोड़ी पिन्स डिफाइन की हुए हैं, एंड सिंपली थ्रेशोल्ड यहाँ पे हमने मेजर किया हुआ है कि अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा हो तो एसी ऑन हो जाए, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से, आई थिंक ये थ्रेशोल्ड में पहुंचने ने थोड़ी प्रॉब्लम की है, लेकिन बेसिकली ये हमने एज ए डमी कोड ही लिखा था, क्योंकि इसमें हमारे पास जब हमने रेप्लिकेट किया था आर्डिनो को इन द रियल लाइफ प्रोटियस सिमुलेशन, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि एनालॉग इनपुट ऑल्सो हमारे पास यहाँ से तो आ रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे वोल्टेज मेजर करने के लिए ये प्रोब्स लगाए थे और मेरे पास वोल्टेज सिग्नल आ रहे थे, लेकिन जो सिमुलिंक पे हमारे पास रिसीव हो रहा था, सॉरी आर्डिनो पे जो हमारे पास रिसीव हो रहा था वर्चुअल टर्मिनल पे, वो जीरो वैल्यूज आ रही थी, तो अब वो हमें प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ऐसा होनी नहीं चाहिए, हमारे पास जो वैल्यूज एनालॉग इनपुट पे आ रही थी वही हमें वर्चुअल टर्मिनल डिस्प्ले जो यहाँ पे हमारे पास था वो उस पर डिस्प्ले होनी चाहिए थी, तो राइट। तो फिर ये था कि उसमें हमें फर्दर एक्सप्लोर करना था कि वेदर ये लाइब्रेरी का कोई इशू है या फिर प्रोटियस का ये वाला जो आर्डिनो का वर्जन है वो प्रोटियस से कंपैटिबल है या नहीं, क्योंकि ये होता है कि जो डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं वो डिफरेंट प्रोटियस से कंपैटिबल होती हैं, जैसे ख्वाजा ने जो इम्प्लीमेंटेशन की है वो मेरी इम्प्लीमेंटेशन है वो कंपैटिबल नहीं है, तो ख्वाजा भी डिफरेंटली एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था कि वर्चुअली डिस्प्ले हम लोग करवा नहीं पाए टेम्परेचर और जो लाइट इंटेंसिटी है,
ऑल्दो हम लोग ने उसकी प्रोसेसिंग वगैरह है वो तकरीबन हमने उसका कोड पूरा लिख लिया था, लेकिन आगे सीटिंग मैं अगर उसमें फर्दर एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि अगर मैं आर्डिनो का रिप्लेस करके देखूँ तो मे बी ये हल हो जाए, क्योंकि लाइब्रेरी का मुझे मोस्ट प्रॉब्ली इशू लग रहा था इसमें। तो ये था। उसके बाद फिर हमारे पास राइट, तो ये जो डीमॉड्यूलेशन और एम्पलीफायर और एनवेलप डिटेक्टर, उसका मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। जो हमारे पास डीमॉड्यूलेटर है, रिसीवर एंड पे हमारे पास जो डीमॉड्यूलेटर सर्किट मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, उसका जो आउटपुट है वो, ये तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हो गए थे। उसके बाद जो आउटपुट हमारे पास ऑब्टेन हो रहा था, दैट लुक समथिंग लाइक दिस। इसमें हमारे पास जो पिंक वेव है ये बैंड पास फिल्टर से गुजरने के बाद आई है फॉर द टेम्परेचर सिग्नल, और जो हमारे पास येलो वेव है दैट वो बैंड पास फिल्टर से गुजरने के बाद आई है फॉर द लाइट सेंसर। सो पिंक और येलो वाली हमारे पास दो जो बैंड पास फिल्टर हमने इम्प्लीमेंट किए थे फॉर डिफरेंट कैरियर्स और फॉर डिफरेंट सिग्नल्स। तो वो ये वाले पिंक एंड येलो से रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे। और जो हमारे पास फिर हमने उसको एनवेलप डिटेक्टर से गुजारा था टू ऑब्टेन द डीमॉड्यूलेटेड वेव, वो हमारे पास यूजिंग ग्रीन और ब्लू से रिप्रेजेंट हुई है। इनकी भी मैं आपको सिमुलेशन टूवर्ड्स द एंड दिखा दूंगा जब ख्वाजा अपने डिजिटल पार्ट एक्सप्लेन कर लेंगे एक साथ ही। तो ये आई थिंक दैट सम्स अप द एनालॉग पार्ट एंड ख्वाजा यू विल कंटिन्यू विद द डिजिटल पार्ट। राइट, ऐसे मुझे कंट्रोल कर देना स्क्रीन पे। जस्ट अ मिनट प्लीज, स्क्रीन सिलेक्ट कर। ख्वाजा मैं कंट्रोल कर देता हूँ, तुम चलो जब तक लोड हो रही है मैं स्टार्ट करता हूँ। राइट सर, तो हमने जो भी आउटपुट आएगा आर्डुइनो से, जो कि हाई और लो में आएगा, वो दो आउटपुट आएंगे। एक आएगा हमारे एसी के लिए और एक आएगा लाइट सेंसर के लिए बेसिकली। तो उसका हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमारा पहले तो प्लान था कि पूरा सर्किट जो है वो हम साथ दिखाएंगे चलता हुआ, इनपुट आउटपुट रिलेशंस और पूरा एनालॉग और डिजिटल। लेकिन मसला ये हुआ कि हमारे वर्जन जो थे प्रोटियस के वो डिफरेंट थे एसएन और मेरे। और दूसरा मसला ये हुआ कि हमने लाइब्रेरीज भी अच्छी खासी इंस्टॉल करी हुई थी अपने अपने पास, तो वो भी फिर कंपैटिबल नहीं होती एक दूसरे से। तो हमें अपग्रेड करने में फिर ठीक ठाक उसको सर्किट को दोबारा बनाना पड़ता। तो हमने ये सजेस्ट किया कि भाई हम इसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट दिखा देंगे। तो मैंने जैसे आर्डुइनो की जगह मैंने बटन्स यूज किए हैं हाई लो दिखाने के लिए। तो बेसिकली एक एसी के लिए हाई लो है और एक इसके लिए लाइट के लिए हाई लो है। ऐसे ऊपर आना। राइट, तो इसमें अब जैसे आपने सजेस्ट किया था सर तारिक कि हम जो है वो इंस्टेड ऑफ एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग, हम इसमें जो है वो एम एरे ट्राई करें, क्योंकि हमने वो लैब्स में भी नहीं किया था, थ्योरी में थोड़ा सा पढ़ा था। तो बेसिकली एम एरे के लिए ऐसे थोड़ा सा पता करना, एम एरे के लिए जो सबसे कॉमनली यूज मेथड होता है वो होता है मक्स यूज करना, मल्टीप्लेक्सर यूज करना। तो बेसिकली जो मेरा इनपुट होता है वो चला जाएगा सिलेक्ट पिंस पे, और मेरे पास चार जो हैं वो लेवल्स हो जाएंगे, जो कि कोई भी आर्बिट्री वैल्यूज हो सकती हैं वोल्टेजेस की। और मैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1 के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट लेवल्स अचीव कर सकता हूँ, और एक सिंगल चैनल में मल्टीप्लेक्स करके उसको एक सिंगल चैनल में दो सिग्नल्स मल्टीप्लेक्स करके भेज सकता हूँ। राइट, लेकिन मसला ये आ रहा था कि जब हमने प्रोटियस में मक्स यूज किया तो उसमें इशू ये था कि जो लाइब्रेरीज थी ना जो इम्प्लीमेंटेड थे ना मक्स, उनकी बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। तो हमने कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करी और वो यूज करना शुरू करी, लेकिन उस पर भी फिर कुछ बैकएंड इम्प्लीमेंटेशन में जो है थोड़ा सा मसला था, क्योंकि वो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज थी। तो फिर हमने क्या किया कि हमने मक्स का जो सर्किट होता है वो डिजिटल डिस्क्रीट कंपोनेंट से खुद बनाया, एंड गेट और गेट यूज करके। लेकिन फिर उसमें ये इशू आया कि जो प्रोटियस के एंड और गेट होते हैं उसमें इशू ये है कि उसमें जो है वो हाई लो में ही डिफ्रेंशिएट करता है, और वो डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स पे ना थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि मतलब अगर एक इनपुट पे 7 आ रहे हैं और एक पे 5 आ रहे हैं, तो इसको ही वो हाई हाई इंटरप्रेट करे या हाई लो इंटरप्रेट करे, तो उस पर थोड़े अजीब से रिजल्ट आ रहे थे। तो हमने फिर उसको वहीं पे छोड़ा और हमने कहा कि बेसिक जो हमने अभी तक टूल्स पढ़े हैं और जो थ्योरी है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये सोचा कि व्हाट इफ वी यूज अ समर एम्पलीफायर। तो अगर हम समर यूज करें तो हाँ, मेरे पास अगर लाइट की लॉजिक 0 है जैसे आपको पहली वाली टेबल में नजर आ रहा है, और एसी की लॉजिक 0 है, तो आउटपुट जो मेरे पास सम होगा वो भी 0 होगा। ऐसी अगर मेरे पास दोनों की वैल्यू 1 है, जो कि लास्ट रो में नजर आ रहा है, उसमें तो आउटपुट की वैल्यू 5 + 5 10 वोल्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें मसला ये आया कि वी कैन नॉट डिसर्न द डिफरेंसेस बिटवीन 1 0 एंड 0 1। यानी ये 3 लेवल्स आ रहे हैं, हमारे 4 लेवल अचीव नहीं हो रहे, क्योंकि 2 लेवल से आउटपुट वोल्टेज सेम आ रहे हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक यूज करी, जिसमें हमने बेसिकली, अगर तो मैं ऐसे थोड़ा सा नीचे करना, सर्किट भी नजर आ जाए और टेबल भी नजर आ जाए, ऊपर वाला। राइट, तो इसमें हमने क्या किया कि हमने सर्किट में बेसिकली एक वोल्टेज डिवाइडर यूज कर दिया,
जिसके थ्रू हमने लाइट के वोल्टेज को, जो कि हाई वोल्टेज था, उसको स्टेप डाउन कर दिया। सो लाइट का जो हाई वोल्टेज है, इट इज नो लॉन्गर 5 वोल्ट्स, इट इज 3 वोल्ट्स। इससे हमें फायदा ये हुआ कि हम वोल्टेज डिफरेंसेस जो लेवल्स हैं हमारे 4, वो डिस्क्रीट हो गए, मतलब चारों वोल्टेजेस अलग अलग हो गए, जो कि हमारा गोल था 4 एरे में करने का। तो हमने जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं टेबल में कि 0 0 अगर है हमारे पास लॉजिक, तो मेरे पास आउटपुट आएगा 0। अगर मेरे पास लाइट हाई है और एसी की लॉजिक लो है, तो मेरे पास आउटपुट 3 विच इज 0 + 3। अब मेरे पास अगर लाइट की लॉजिक लो है और एसी की लॉजिक हाई है, तो मेरे पास आउटपुट आएगा 0 + 5 5। और अगर दोनों हाई है तो मेरे पास आउटपुट 8 आएगा। सॉरी, ये टाइपो है, ये 10 वोल्ट्स नहीं होगा, ये 8 वोल्ट्स होगा 5 के नीचे जो है। ऑलराइट, नीचे मूव करना है। तो बेसिकली ये ओवरऑल सर्किट है, जैसे मैंने समझाया कि सारे कंपोनेंट्स जो है, दोनों इनपुट्स आ रहे हैं मेरे पास एसी और लाइट की, जो कि असल में आर्डुइनो के थ्रू आ रहे होंगे, डिजिटल इनपुट्स हाई और लो। लाइट को मैंने स्टेप डाउन कर दिया है 3 वोल्ट्स में, दोनों ऐड हो रहे हैं और 4 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ऐसे राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इमेज, ऊपर जो है मेरा एसी का इनपुट गिवन है और नीचे लाइट का इनपुट गिवन है, और मेरे पास 4 एरे इंकोडेड या मल्टीप्लेक्स सिग्नल है, वो आप नीचे देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कर्सर जो है वो थोड़ा सा वो कर देता है इमेज को अजीब सा, विजिबल थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो इस वजह से मैंने जो है वो खुद एडिट करके इस पे वोल्टेज लेवल्स दिखा दिए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि चारों कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है, तो उसमें मेरे पास 4 डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही हैं, 0 3 5 और 8। अच्छा, एक इसमें मसला आ रहा था जो कि मेरी नहीं समझ में आया काफी सोचने के बाद भी, कि ये जो बाउंसिंग हो रही है, जो पीक आ रही है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि अगर ये बाउंसिंग है बटन की वजह से, तो ये फिर इनपुट में भी नजर आनी चाहिए, लेकिन इनपुट में मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन समर के बाद नजर आ रही है। तो इसमें हम लोगों ने काफी देखा था, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि ये हो क्यों रहा है। मूविंग ऑन। अच्छा, अभी हम उस पर नहीं जा रहे कि अभी चैनल से हमारा ट्रांसमिट हो गया है कंट्रोल रूम से, और वो एक सिंगल चैनल के थ्रू जा रहा है हमारे रूम में, राइट। अच्छा, इसमें एक इशू ये था कि हमने जो है मॉड्यूलेशन इसमें नहीं करी है करंटली। मैं आपको फिर एंड के दौरान मॉड्यूलेशन बताता हूँ कि हमने क्यों नहीं करी मेन सर्किट में, और क्या मसाइल आए और क्या हमने सॉल्यूशन निकाला। तो बेसिकली जो भी सिग्नल वहां से जा रहा होगा वो मॉड्यूलेट होकर जा रहा होगा, और हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो डीमॉड्यूलेट होने के बाद यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जब जो हमने थ्योरी पढ़ी है, एक डिजिटल कम्युनिकेशन की बुक थी, उसमें उन्होंने समझाया हुआ था कि टू बेसिकली डिकोड द सिग्नल, 4 एरे सिग्नल, उसको आप यूज कर सकते हैं कंपैरेटर्स। तो हमने 3 कंपैरेटर्स यहाँ पे लगाए हैं, और जैसे कंपैरेटर में यही होता है कि अगर मेरे पास रेफरेंस वोल्टेज नेगेटिव पे गिवन है, और मेरे सॉरी रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज पे गिवन है, और जो मेरे पास जो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव टर्मिनल पे गिवन है, राइट। तो इससे होता है कि अगर मेरा नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज जो है वो हाई होगा पॉजिटिव वोल्टेज से, तो मेरे पास आउटपुट हाई आएगा। और जब मेरा पॉजिटिव वोल्टेज बड़ा होगा नेगेटिव वोल्टेज से, तब मेरे पास वोल्टेज माइनस हाई आएगा, मतलब एक नेगेटिव वोल्टेज आएगा। तो उस नेगेटिव वोल्टेज को क्लिप करने के लिए हमने सिंपल एक आगे, नहीं सॉरी, इस पोलैरिटी को इन्वर्स करने के लिए हमने आगे जो है एक इन्वर्टर लगा दिया, ताकि मेरा जब वोल्टेज जो है वो थ्रेशोल्ड से हाई हो जाए इनपुट वोल्टेज, तो मेरे पास आउटपुट में 1 आ जाए। तो अब हमने थ्रेशोल्ड कैसे सेट किए? अब थ्रेशोल्ड हमने ऐसे सेट किए कि हमने देखा कि भाई हाउ टू मेक, व्हाट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। तो हमने ये सोचा कि एक हम ये काम कर सकते हैं कि हम लेवल्स के बीच में थ्रेशोल्ड लगा दें। इससे फायदा क्या हुआ हमें, एक एडिशनल फायदा क्या हुआ कि हमारा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा रोबस्ट हो गया। सो फॉर एग्जांपल, अगर 8 वोल्ट पे थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस भी आती हैं, ऐसा मेरी नॉइस नीचे चली गई, राइट। सो अगर 8 वोल्ट्स में थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस भी आती हैं, तो वो उसको डिसर्न कर सके कि वो लेवल से तो ऊपर ही है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास वोल्टेज 1.5 और 4 के बीच में है, ये टाइपो है, 4 वोल्ट होना चाहिए, 4 के बीच में है, तो मेरा जो आउटपुट होगा वो मैं समझूंगा 3 है या 3 से ऊपर है, राइट। अगर मेरे पास ये वाला कंपैरेटर हाई है और बाकी 2 लो हैं, इसका मतलब है मेरा वोल्टेज 3 वोल्ट है, ठीक है। इससे फायदा वही हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि अगर नॉइस आ भी जाती है तो फिर भी हम डिसर्न कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे हैं या हमारा आउटपुट क्या है। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमने रजिस्टर्स की वैल्यूज जो है रेशियो सेट करके हमने रेफरेंस वोल्टेज जो है या थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है, वो हमने रजिस्टर की वैल्यूज जो है वो रेशियो सेट करके कर लिए। तो अब हमारे पास जो टेबल आया वो ये बना कि हमारे पास तीनों कंपैरेटर के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, कि सबसे सारे तीनों लो, या पहला हाई हो दूसरे 2 लो हो, पहले 2 हाई हो और आखिरी लो हो, या तीनों हाई हो। विच मीन्स कि हम इस, जैसे कि इस पे जो है हम आखिरी लेवल पे हैं, 8 वोल्ट्स पे हैं। अगर सारे 0 है, इसका मतलब हम पहले थ्रेशोल्ड से भी नीचे हैं, 0 वोल्ट्स पे हैं। अगर हम ये वाली लाइन पे हैं,
तो सॉरी थर्ड लाइन पे हैं, तो इसका मतलब हम 2 थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं, इसका मतलब हम 5 वोल्ट्स पे हैं, राइट। तो इस पे हमने सोचा कि भाई इसको डिकोड करने के लिए हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए। हमें पता है कि 0 वोल्ट पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और हमने डिसाइड किया होता है कि 3 वोल्ट्स पे जो है वो 10 होना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइट जो है वो 3 वोल्ट के कॉरस्पॉन्ड करती है, 3 हाई लॉजिक जो है वो 3 वोल्ट के कॉरस्पॉन्ड करती है। मुझे ये पता है कि मेरा 5 वोल्ट अगर आ रहा है तो इसका मतलब है 0 1 होना चाहिए, और 8 वोल्ट अगर आ रहा है तो मेरा मतलब है कि दोनों हाई होने चाहिए। तो इसके लिए हम के मैप बना सकते थे, लेकिन हमने बेसिकली विजुअली इसको देखा कि भाई क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो हमने ये निकाला कि भाई ए सी का कॉम्बिनेशन इज बेसिकली ए एंड सी। और लाइट का हमने देखा कि जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं वो अगर इवन होंगे तो मेरे पास 0 आउटपुट आ रहा है लाइट का, और अगर वो ऑड होंगे तो मेरे पास आउटपुट हाई आ रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने जॉर गेट यूज होता है बेसिकली इसके लिए, तो हमने 3 इनपुट जॉर, दो दो जॉर करके इस्तेमाल कर लिया, जो कि ऊपर ऐसे थोड़ी सी ऊपर नीचे और डायग्राम दिखाना। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हमने कंपैरेटर से आउटपुट आया है उसको हमने डिकोड कर लिया एक तरीके से एंड गेट के थ्रू डिजायर्ड आउटपुट लेने के लिए। तो इससे हमने टेस्ट किया, जो कि मैं एंड में चला के दिखा भी दूंगा, कि लाइट का बटन दबा रहे हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, एसी का दबाते हैं तो एसी ऑन हो जाता है, एसी की लाइट ऑन हो जाती है, अगर दोनों दबाते हैं तो हम दोनों ऑन हो जाते हैं। ऐसे ना आगे बढ़ना। अच्छा, अब हम थोड़ी सी मॉड्यूलेशन की बात कर लेते हैं कि डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या हमने ट्राई किया है और क्या हमारे मसाइल आए थे। हमने पूरा उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमारे जो मैंने पहले समझाया ना 4 एरे की डिकोडिंग और इनकोडिंग, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन हमने इसको अलग से ट्राई करके देखा जिसमें काफी मसाइल आ रहे थे। तो हमने काफी डिफरेंट सर्किट इस्तेमाल की, जैसे असर ने कहा था पहले मल्टीप्लायर इस्तेमाल किया, फिर थोड़ा सा नीचे करना है ऐसा। हमने आपके जो हमने ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट था आरसी वो ट्राई किया, हमने ट्रांजिस्टर बेस्ड एलसी सर्किट इस्तेमाल किया, आरएलसी सर्किट इस्तेमाल किया। फिर हमने बेस्ट रिजल्ट जो हमें ऑब्टेन हुए वो हुए डायोड वाले सर्किट से, जो कि एसन ने काफी डिटेल में समझा दिया था। तो अब इसमें मसला बहुत ज्यादा आ रहे थे डिजिटल में, हमने काफी इस पे फाइन ट्यूनिंग करी, पैरामीटर्स की ठीक ठाक फाइन ट्यूनिंग करी। ऐसा नीचे जाना, नीचे सर्किट है, हाँ ये वाला, जो कि बेसिकली एसन ने जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर यूज किया था। तो इसमें हमें काफी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ी, और उसमें मसला वही आ रहा था कि जब मैं स्विच प्रेस कर रहा था तो मेरी स्विच प्रेसिंग की फ्रीक्वेंसी जो थी वो बहुत लो थी, तो इसकी वजह से ना सिग्नल्स बड़े अजीब अजीब हो रहे थे। तो हमने काफी फाइन ट्यूनिंग करी इसमें, और लो पास फिल्टर्स की वैल्यूज चेंज करी और डायोड की चेंज करी, कैरियर सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड से खेला, वोल्टेजेस से खेला, फ्रीक्वेंसी से खेला। तो हमें जो फाइनल आउटपुट रिसीव हुआ ना वो इतना एक्सेप्ट अच्छा तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्टेबल था। लेकिन हमने उसमें फिर कोई मसाइल भी ढूंढे कि भाई किस वजह से मसला आ रहा है। तो ऐसे नीचे आउटपुट दिखाना, राइट। सो इस तरह के आउटपुट आ रहे थे, ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिफरेंट आउटपुट्स दिखाए हुए हैं, जो कि फाइन ट्यूनिंग के बाद हो रहे थे। तो हमें ये तो नजर आ रहा है कि लेवल्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन अब इसमें जो मसला आ रहा है ना वो आप देख सकते हैं कि नॉइस, एक तरीके से नॉइस आ रही है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहा है एक एक्स्ट्रा। अब इसमें आप आसानी से ये कह सकते हैं कि भाई इसमें क्या मसला है, आप लो पास फिल्टर लगाओ और ये फिल्टर हो जाएंगे कंपोनेंट्स, बिल्कुल। लेकिन उससे मसला ये आ रहा है कि अगर मैं इस सर्किट में लो पास फिल्टर की वैल्यू जो है, सॉरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो मैं कम कर देता हूँ ताकि मेरे जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो चले जाएं, तो मेरी टाउ की वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज एफ सी is directly proportional to 1 upon RC and tau is basically RC। तो टाउ और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो एक तरीके से इन्वर्स हो गया। तो मतलब जब हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नीचे करते हैं नॉइस को कम करने के लिए, तो हमारा जो डिके होता है ना वो बहुत स्लो हो जाता है, जैसे आप ये वाली इमेज में देख सकते हैं। इसमें मैंने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दी थी, मतलब 10 हर्ट्ज कर दी थी, इतनी कम कर दी थी ताकि जितनी फ्रीक्वेंसी है वो जितनी नॉइस या जितनी हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो जा सकें। लेकिन उससे मसला ये आया कि मेरा डिके जो है वो बहुत इंतहाई स्लो हो गया। ये मैंने टाइम जो है वो छोटा किया हुआ है, इस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत देर में जाके जो है वो डिके करके थोड़ा सा कम हो रहा था। इससे हम काम कर सकते हैं, इट कैन वर्क, लेकिन वही बात है इसमें फिर डिले बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो हमने इसको अपने ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन में इसको एज एन एडिशनल कंपोनेंट रख लिया, मॉड्यूलेशन को रिसर्च कंपोनेंट के। हमने ये रिसर्च ट्राई करी है, इसमें बेहतरीन ये लगी है हमें। और मसला हमारे ख्याल में, और सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये टाउ और एफसी वाला मसला आ रहा है कि हम एक को कम करते हैं तो दूसरी चीज बढ़ जाती है, और उसकी वजह से डिले टाइम हमारा बढ़ जाता है। ऐसे नीचे आना, राइट सर, सो दैट्स इट। राइट सर, तो मैं एक अभी आपको सिमुलेशन में थोड़ा रन करके दिखा देता हूँ। सही,
अच्छा, मुझे वो मैंने आपको बोला था कि गेन बैंडविड्थ वाला हमें कॉम्प्लिकेशन आया था। तो गेन बैंडविड्थ बेसिकली गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ये होता है कि जैसे जैसे हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक्टिव बैंड पास, सभी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सही। तो एक्टिव बैंड पास फिल्टर जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना, तो उसमें ये होता है कि गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट को हमें ख्याल रखना पड़ता है। हम लोग गेन को बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते, क्योंकि गेन को बहुत ज़्यादा करने से ये होता है कि जो हमारे पास बैंडविड्थ है, जो हमारे पास बैंडविड्थ हमारे पास आ रही थी हाई और लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, वो नैरो डाउन हो जाती है। और अगर हम लोग गेन को बहुत लो कर दें तो जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और हमें जो कि गेन को हाई रखना था, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेजेस आते वो मिली वोल्ट के मैग्नीट्यूड में थे, हम लोग उसको फर्दर एम्पलीफाई करके वोल्ट के मैग्नीट्यूड में लेके जाना था। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली फिर हम जो गेन की मैक्सिमम वैल्यूज लेके जा सकते थे, जिस पे हमारे पास नॉर्मल आउटपुट मिल रहा था। ये वाला जो आउटपुट हमें ये वाला हमें ग्रीन और ब्लू में जो आउटपुट मिल रहा था, वो हम लोग मैक्सिमम जो लेके जा सकते थे गेन की वैल्यू, वो यूजिंग दीज सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस थी, जो कि 1001। तो मतलब ऑलमोस्ट हमने 1000 का गेन रखा हुआ है, तब भी हमारे पास तब भी जाके हमारे पास जो वोल्टेज लेवल्स मिल रहे हैं वो स्टिल बहुत लो मैग्नीट्यूड के। तो इसके बाद हम लोग फर्दर अगर इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो नैरो डाउन हो जा रही थी, और उसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट का सिग्नल मैं आपको जो अभी दिखाया वो भी बेसिकली हमें नहीं मिल रहा था। तो गेन बैंडविड्थ की ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन थी। और उसके अलावा आई थिंक ऑल द पार्ट्स आर कवर्ड। और बाकी मैंने उसकी जो एलसीडी की कॉम्प्लिकेशंस है वो डिस्कस कर ली, और पीआईआर सेंसर को डिस्कस कर लिया, राइट। सो मैं आपको जल्दी से सिमुलेशन रन करके दिखा देता हूँ। ऐसा हाँ बोलो सर, पहले आप क्वेश्चंस कर लें या तो फिर हम सिमुलेशन दिखा देंगे, या जो आपको नहीं, सिमुलेशन फर्स्ट। ओके ओके सर। सही। तो बेसिकली अभी तो मैं जो ऑसिलोस्कोप पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप मुझे बता दीजिए कहीं से आपको और से वेव देखनी हो। वो आफ्टर जो एफटीएम मेरे पास वेव मिल रही है वो वाली डिस्प्ले करवा रहा हूँ एक ऑसिलोस्कोप पे है, और जो दूसरा ऑसिलोस्कोप है वो बेसिकली डिस्प्ले कर रहा है आपके जो बैंड पास फिल्टर के आउटपुट हैं, और जो आपके पास एनवेलप डिटेक्टर से उनके जो आउटपुट हैं। सही। सो लेट मी रन द सिमुलेशन। राइट। सो ये वाला जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, ये इसमें से मैं जो बात कर रहा था कि जो हमारे पिंक और येलो वेव है वो बैंड पास फिल्टर से जो आउटपुट है वो आ रही है। तो उसको वो सिंपली जो हमारे पास काम करती है वो हमारे पास बैंड निकाल के दे देती है। जैसे कि 5 किलोहर्ट्ज़ पे मैंने एक बैंड निकाला था और 1 किलोहर्ट्ज़ पे एक बैंड निकाला था। तो हमारे पास जो पिंक है वो बेसिकली आई थिंक 1 किलोहर्ट्ज़ वाला था, और जो येलो है वो 5 किलोहर्ट्ज़ वाला था। और सिंपली जो एनवेलप डिटेक्टर है वो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको सिर्फ फॉरवर्ड करता है। तो उसमें फिर मैं जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी निकाली है वो अकॉर्डिंग टू दैट सिग्नल निकाली जो हमारे पास टेम्परेचर और लाइट के सिग्नल थे। तो उस पर फिर हमारे पास जो ग्रीन और ब्लू वेव फॉर्म आ रही है वो बेसिकली हमारे पास मॉडलेटिंग सिग्नल है, ओरिजिनल। लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत लो है आफ्टर all the complications that are involved in amplifying it, considering the gain bandwidth product and other amplifier circuit। तो इसमें फिर स्टिल हमारे पास मिली वोल्ट की मैग्नीट्यूड में आ रही है। हमारे पास एक ऑप्शन ये था कि इसको फर्दर एम्पलीफाई करवा के आरडीएन में फिट करवाते, लेकिन उसके लिए फिर हमारे पास फर्दर एम्पलीफायर सर्किट्स लगते, तो उसको अभी हमने एक्सरसाइज नहीं किया है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा था, और इसके अलावा जो हमारे पास एफटीएम का आउटपुट आ रहा था उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट वाज इन द राइट। बाकी जो हमारे पास हमारे पास डायोड मॉडुलेटर के सिग्नल से मॉडुलेटेड सिग्नल, उसको फिर हमने जो समर एम्पलीफायर से ऐड किया था उसका हमारे पास आउटपुट ये आ रहा था। इसके अलावा आई थिंक यही तो मोस्ट हाईलाइटेड जो वेव फॉर्म है जो मुझे आपको शेयर करनी थी। बाकी आपको अगर कोई और वेव फॉर्म देखनी है तो लेट मी नो।